तो सर्कल टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट किसे कहते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ जो सर्कल की डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर, लोकस ऑफ ए पॉइंट। कहीं कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। लोकस ऑफ ए पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। लोकस ऑफ ए, एक पॉइंट का लोकस का मतलब क्या है? एक फिगर बन जाना, और वो फिगर गिवन कंडीशन के आधार पर बनना, राइट? चाहे वो सर्कल की फॉर्म में बने, चाहे ट्राइंगल की फॉर्म में बने, चाहे क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में बने, रोम्बस की फॉर्म में बने, ट्रिपेजियम की फॉर्म के बने, कुछ भी अगर फिगर बनती है वो एक गिवन कंडीशन के आधार पर अगर बनती है तो उसको हम कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट मींस मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का चलना, और चलेगा पॉइंट तभी तो एक फिगर बनेगी, और जो फिगर बनेगी उसकी कंडीशन आपको अवेलेबल होगी, राइट? और ये एक तरीके से आप लोगों का 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी कहूंगा बैड लक है कि लोकस से रिलेटेड हमारा एक पूरा मैथ का चैप्टर आज से 9 साल पहले था, जिसमें 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की थी, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन थे। आज वो है ही नहीं, नई एनसीईआरटी में वो टॉपिक ही नहीं है, और उसके किए बगैर आपको एंट्रेंस समझ में नहीं आ सकता, इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कोई जागरूक स्टूडेंट से जिन्हें आगे कुछ करना है ना, तो उन्हें ये सब चीजें कवर करनी चाहिए। खैर, तो लोकस का मतलब समझ में आ गया। लोकस ऑफ ए पॉइंट इज व्हाट? एक आकार, एक फिगर जो कि गिवन कंडीशन के आधार पर बनती है। बंद कर दो बेटा, बिल्कुल नॉर्मली होके सुनो। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर कोई मूवी देखने में है, या कोई वेब सीरीज देखने में है, राइट, या फेसबुक देखने में है, तो नेचुरल फोकस जाता है नहीं, है नहीं? या गेमिंग्स में, या कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में नेचुरल इंटरेस्ट जाता है। फोकस अपने कहना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। फोकस के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो अपने अंदर, और इंटरेस्ट तब आएगा मैं कुछ नया सीख रहा हूं। तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो गिवन कंडीशन के आधार पर होगी, जिसको हम सर्कल कहेंगे। कैसे? अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। Circle is defined as the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remains with the same. Locus of a point, सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे। देखो, मान के चलिए, हाँ बेटा क्या करें आप? लोकस का मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर है, कोई फिगर बन जाती है, वो फिगर बनती है एक कंडीशन के आधार पर। जैसे मैं सर्कल बनाने जा रहा हूं, तो सर्कल बनाने की कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर मैं फॉलो करूंगा तो सर्कल बन जाएगा, राइट? सो मान लिए ये एक पॉइंट है मेरे पास P, अब मैं इसको मूव कराता हूं। लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर, और वी कैन से ए पॉइंट विच मूव्स, ये मूव कर रहा है ना पॉइंट P, अब यहाँ है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ भी आ गया, यहाँ आ गया, ये लगातार मूव कर रहा है, और ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका एक ये फिक्स पॉइंट है बेटा जी, ये जिसको मैं O कह रहा हूं। इस फिक्स पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, जब ये यहां था, जब ये यहां है, जब ये यहां है, या जब ये यहां है, या यहां है, या यहां है, कहीं भी है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जब मूव कर रहा है, और मूव कर कर इसने एक वन कंप्लीट रेगुलेशन ले लिया है, नहीं, जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच गया। लेकिन थ्रू आउट जर्नी में, पूरी जर्नी के दौरान इसका जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, वो सेम है, राइट? वो फिक्स पॉइंट मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 सेंटीमीटर, यहां भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट? तो उस केस के अंदर इसकी जो मूवमेंट होगी फिक्स पॉइंट से हम जो देख रहे हैं, राइट, वो सेम है, तो एक आकार बन गया, नहीं एक शेप बन गई, नहीं। कंडीशन क्या थी? इस पॉइंट की मूवमेंट फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर होगी, सेम डिस्टेंस पर होगी। अगर ऐसा होगा तो जो फिगर सामने आएगी उस फिगर का नाम क्या होगा? सर्कल। दैट्स इट। The circle is defined as a locus of a point, that is a movement of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remains with the same, right? So that means OP has to be R.
राइट, दैट द डिस्टेंस, अब ये जो आर है, आर मीन्स रेडियस, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल इज ऑलवेज बी कैरेक्टराइज्ड विद इट्स रेडियस, सर्कल बिना रेडियस के तो मायने नहीं रखता, राइट। एंड व्हाट इज रेडियस? Radius is the line segment. It is the line segment that joins the fixed point with a point on the circle. It's a line segment that joins the fixed point with a point on the circle, right? Is known as a radius. Got it? तो अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में काम करने जा रहे हैं. Important terms related to circle. The first one, सर्कल. आई थिंक सर्कल आपको समझ में आ गया कि सर्कल किसे कहते हैं, राइट. दिस सर्कल इज सिंबॉलिकली डिनोटेड एज सी. इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रैकेट में अगर मैं ओ कॉमा आर लिख रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, कि दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सर्कल. इस सर्कल का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सी, और ओ उसका सेंटर हुआ और आर उसका रेडियस हुआ. क्लियर? तो जब कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे और सर्कल को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, given circle C, O comma R, right? The second one, radius. I hope कि radius भी clear हो गया आपको. देखो डेफिनेशन समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, समझना जरूरी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बिल्कुल माइंडफुली बैठना है यहाँ पर, फिजिकली नहीं. आपका अवेयरनेस मेरी तरफ होना चाहिए. अगर आपने ऐसा किया तो आपको घर जाके सिर्फ 30% काम करना होगा, 75% गारंटी से यही कराऊंगा, राइट. थर्ड, circumference. Circumference is what? Perimeter of a circle is known as circumference. Circumference क्या होता है? पेरीमीटर. पेरीमीटर तो मालूम है ना, पेरीमीटर क्या है कि ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, उसकी सारी चारों साइड्स को के डिस्टेंस को ऐड कर दो, दैट इज पेरीमीटर. तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस जो होगा वो पेरीमीटर उसका क्या होगा, दिस एंटायर शेप ऑफ द सर्कल इज नोन एज पेरीमीटर. मान लिया मेरे हाथ के अंदर एक वायर है, राइट, जिसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर है. अब मैं उस वायर को थोड़ा मोड़ देता हूँ, फ्लेक्सिबल है, और इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ, तो वो किस में चेंज हो गई, वो स्ट्रेट लाइन किस में चेंज होगी, सर्कल में, राइट. तो वो 6 सेंटीमीटर था ना, वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा. ये थोड़ा कि शेप चेंज होने से उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा. तो अब मैं क्या कहूंगा, उसकी लेंथ को 2 पाई आर इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये होता है ना 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, द एक्चुअल पाथ, राइट. सिद्धार्थ याद दे, सिद्धार्थ नींद आ रही है क्या हुआ? बिल्कुल सीरियस रहो, नथिंग टू लाफ अबाउट. क्लास अटेंड करने का एटीट्यूड है अभी, है, फोकस रख, जबरदस्ती कोई नहीं बैठाना है यहाँ. तो सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया ना, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, राइट. जो एक्चुअल पाथ है ना, जिस रास्ते पर वो पॉइंट पी चला है, उसकी टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस, राइट. तो दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट, 2 pi r. Agreed? The next one, the fourth, chord of a circle. Chord of a circle को समझने के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूं यहां. मान लीजिए सर्कल है हमारे पास. Chord of a circle is a line segment that joins the 2 point on the circle, 2 distinct point on the circle. मान लिया भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो लेंथ होगी, ये जो सेगमेंट होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज, दिस AB इज नोन एज chord. So chord is nothing but the line segment that joins the 2 distinct point, अलग-अलग point on the given circle, right? Then the fifth, diameter. The longest chord of a circle is known as diameter. सर्कल का जो सबसे लंबा, सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ है, जिस chord की, उसको हम क्या कहेंगे,
डायमीटर, राइट, जो कि हमेशा कहां से पास होता है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर. So this PQ is known as, this is chord, this is diameter, right? Then the sixth one, secant. Secant is a line that intersect the circle, the line that intersects the circle at two distinct points. एक सीधी लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट से कट कर कर निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे, राइट. So this one is known as secant. Next is tangent. Tangent is a line that touches the circle at one point. और यही हमने आज 10th में पढ़ना है. Tangent to a circle टॉपिक का नाम. A line that touches the circle at one point only. This is known as what? Tangent to the circle. Agreed? Next. यहाँ तो कोई डाउट? सब चीजें बस समझनी है, कोई लिखने की नहीं है, घर जाके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, पर इन सब का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होने वाला है, और वहां मैं इन टर्म्स का ना मतलब नहीं समझाऊंगा, वह मैं मान के चलूंगा बट अंडरस्टूड आपको मालूम है, राइट. हाँ बेटा. कॉर्ड और सीकेंट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कॉर्ड क्या है, वो खत्म हो जाता है सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करते ही, और सीकेंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है बेटा. ठीक है, कॉर्ड जो है एक लाइन सेगमेंट है जो यहाँ आगे खत्म हो गया, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते रुक जाता है, और सीकेंट क्या होता है, वो सर्कल के दो पॉइंट को कट कर कर आर पार हो जाता है, उसके बाहर भी जा सकता है, राइट. द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल. एक सर्कल हमारे पास गिवन है, मान लिया दिस इज सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, राइट. तो यहां पर एक पॉइंट की हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट मान लिया P है, लेट दैट पॉइंट इज P. अब ये पॉइंट यहां मैंने P ऑलरेडी लिया हुआ है, लेट आई कंसीडर इट एज M. एक पॉइंट लेता हूं M, राइट. अगर मैं M ले रहा हूं, आप देख सकते हैं ये OP क्या है बेटा जी, OP इज नोन एज व्हाट, रेडियस. अगर M O M को मैं ज्वाइन कर दूं और इट फाउंड टू बी लेस देन OP, तो ये पॉइंट M कहां है, वेयर इट इज, इनसाइड द सर्कल. ये है मान लिया वो पॉइंट, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, isn't it? OM, the length of OM is less than OP, यानी कि पॉइंट M has to be within the circle, inside the circle, right? अगर OM equal to OP है, अब कहाँ है, on the circle, excellent, right? और अगर OM happens to be greater than OP, तो वो पॉइंट M कहाँ है, outside the circle, right? Should be, हाँ दोबारा बोलो. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर किस कंडीशन पर होगा, सर्कल के ऊपर किस कंडीशन में होगा, और सर्कल के बाहर किस कंडीशन में होगा. तो आप खुद सोचो रमनिका कि अगर पॉइंट M अंदर है, सर्कल के अंदर है, isn't it the length OM has to be less than the radius of the circle? That's what I said you over here. And when OM happens to be equal with OP, that means the point M is actually available on the circle itself. No. Where? यहाँ है M. OP if happens to be equal with OM, तो मिड पॉइंट थोड़ा ना होगा, it would be on the circle itself.
राइट। और अगर m बाहर है तो OM happens to be greater than OP. So these are the three conditions which actually provides us the information about the existence of a point with respect to the circle. राइट, या तो अंदर होगा, सर्कल पर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। क्या सभी को क्लियर है? राइट। देखो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अब एक बार और दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो कंसीडर मी एज योर फ्रेंड। जैसे क्लासमेट्स नहीं होते तो हम बेझिझक एक दूसरे से अपनी बात कह देते हैं। इस निगाह से देखो कोई क्वेश्चन कितना ही आसान क्यों ना हो, द बेस्ट पार्ट अबाउट रमनिका इज द सेम। कहीं थोड़ा सा भी डाउट आता है, शी डजंट हेजिटेट टू आस्क। और फिर मुझे मोटिवेट रखती है ये चीज कि यानी कि शी इज टेकिंग पार्ट इन द क्लास। कहीं कोई भी डाउट हो, झिझकना मत, पूछ लेना। राइट, जरा सी भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई कहीं इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया तो कहीं मेरी कोई इंसल्ट ना हो जाए। सपने में भी नहीं है ऐसा। राइट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए ब्रिलियंट चाइल्ड, दैट्स व्हाई शी जनरली स्कोर्स 100 आउट ऑफ 100। तो कहीं कोई भी दिक्कत है, प्लीज डू आस्क। राइट, द नाइन्थ वन इज द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। Interior of a circle and nothing but the region of the circle within the or on the circle. सर्कल के अंदर का जितना भी रीजन है और सर्कल के ऊपर भी, दैट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के अंदर की कहानी और सर्कल के ऊपर जो कुछ भी है वो इंटीरियर ऑफ ए सर्कल माना जाएगा। और उसके बाहर का जो होगा आउटसाइड रीजन इज नोन एज आउटसाइड द सर्कल इटसेल्फ। राइट, सो 10th इज outside of a circle, or we can say that exterior of a circle, the more prominent word. Right, 11th concentric circles. क्लियर है ना बेटा? यहाँ सारी जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या मतलब, क्या होता है? बहुत सारे सर्कल। और खासियत ये है सभी सर्कल की कि उन सभी का सेंटर एक ही है। बहुत सारे सर्कल हैं, सेंटर एक ही है, लेकिन अगलों के रेडियस अलग अलग है। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, सी दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, राइट, दिस इज अनदर सर्कल। तो तीन तरीके के मैंने सर्कल बनाए हैं। तीनों सर्कल की खासियत यहां पर यह है कि तीनों सर्कल का सेंटर सेम है। राइट, तीनों सर्कल के सेंटर को हम कह सकते हैं O, लेकिन तीनों का रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस मान लिया R है, इसका रेडियस S है, इसका रेडियस मान लिया T है। तो देयर आर थ्री सर्कल्स, वन, सेकेंड इज दिस, and third one is this, and all these three circles are known as concentric circles. And concentric circles are circles having same center but different radii. इनका रेडियस आपस में सेम ना हो। क्लियर? उसको हम अब धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारे आगे स्टडीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बना दिया बेटा दोबारा। अब इस सर्कल में बेटा ये सेंटर है, ये और ये दो अलग अलग पॉइंट ले लिए, इनका नाम मैंने दे दिया ए बी। तो ये जो ए बी है ये कंटिन्यूस है ना, सर्कल का एक हिस्सा पूरा कंटिन्यूस है या नहीं? अगर मैं इसको कट करके अलग निकाल दूं तो ये कंटिन्यूस पीस ऑफ दिस सर्कल हो गया नहीं? काट सकते हो ना, वायर है यहाँ से कट कर दिया ए बी से, वो जो शेप आएगी ऐसी आएगी। तो कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ ए सर्कल। तो दिस इज व्हाट आर्क ऑफ द सर्कल, एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज ए बी के ऊपर मैं ऐसी आर्क बना दूंगा। So this is a symbolic representation which represents the arc of this circle. हाँ, यस, लोकस का एक पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, एक हिस्सा लोकस का। जो
सर्कल के अंदर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, सर्कल से अलग करके भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं, सेंटर से इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, यहां इसे भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। क्या ये आर्क सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बना रहा है या नहीं? अब नहीं समझ आ रहा है? सर्कल सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है या नहीं, राइट। उस एंगल को मैंने कह दिया थीटा। थीटा इज द सिंबॉलिक 30 डिग्री 45 डिग्री, कोई ना कोई नाम दे सकते हैं ना, थीटा अल्फा गामा कुछ भी कह सकते हैं, राइट। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है, सबसे आसान मैथ है, आलसियों का सब्जेक्ट है ये, राइट। 4 लाइनें लिखो फुल मार्क्स, तुम 40 लाइनें लिख दो इंग्लिश के अंदर, क्या गारंटी है फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। और घर से अगर टीचर लड़के आ रहा होगा तो वाइफ के साथ तब क्या होगा? सारा गुस्सा कहाँ उतरेगा? वाइफ पे तो उतर नहीं सकता, हाथ से शीट पे उतरेगा। लेकिन मैथ में वो गुस्सा वहां भी नहीं उतार सकता, उसे फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। सिर्फ दिमाग का खेल है, इट्स ए गेम, राइट। बस एक अवेयरनेस और एक आपकी फुल फोकस चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस कंसिस्टेंट लेवल पर। लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं छोड़ते ना, ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, चाहे 10 क्वेश्चन रोज के करने हैं, पर करने हैं, नियम बना लेना है। आप देखो आपका ब्रेन कितना जबरदस्त हो जाएगा, और इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अल्जाइमर डिजीज नहीं होती। अल्जाइमर के बारे में जानते हो ना? 60 70 80 साल का भी कोई इंसान हो जाए, 90 साल का भी हो जाए, तो भूलता नहीं है वो चीजें। तो ये इसी उम्र से अगर तुम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखोगे तो तुम्हारे न्यूरॉन्स कितने स्ट्रांग होंगे, ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनाने में हेल्प करता है ये। और शतरंज, अगर गेम खेलना है तो शतरंज की गेम खेलनी चाहिए, राइट। तो अपने नया इलेक्ट्रिक नेटवर्क अगर ब्रेन में बनाना है तो मैथ्स में इंटरेस्ट होना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एंगल थीटा बनाई किसने बनाया है? आर्क ने बनाया, नहीं आना है। तो जब आर्क सेंटर पर कोई एंगल बनाती है तो उसे हम कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, डिग्री मेजर, राइट। तो नेक्स्ट जो 13th पॉइंट है वो है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। एक आर्क जब सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उस एंगल की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डिग्री मेजर। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? भाई ए बी ने बनाया ना, तो मैं एम लिख दूंगा, एम का मतलब है मेजर, राइट। ब्रैकेट में लिखूंगा ए बी, उसके ऊपर आर्क डाल दूंगा यू, इक्वल टू थीटा लिख दूंगा। तो दिस इज व्हाट, यार देखते मुझे समझ में आ गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस आर्क की बात कर रहा हूं जिसने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाया है, राइट। द नेक्स्ट 14, आई होप कि यहां तक क्लियर है। कोई डाउट? 13 पॉइंट तक कोई डाउट आपको? देखो ध्यान से, राइट, क्लियर है ना सब? बिल्कुल सही बात है। द लॉन्गेस्ट आर्क इज नोन एज डायमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्गेस्ट आर्क जो बनती है, द आर्क दैट डिवाइड्स द सर्कल, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, द आर्क दैट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पीसेस, वो क्या हो गया? सेमी सर्कल, राइट। वो आर्क जो सर्कल को दो इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दे, तो दोनों इक्वल पीसेस क्या होंगे? सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, राइट। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा। नेक्स्ट इज, नहीं नहीं नहीं, आर्क इज ऑलवेज बी द पीस ऑफ द सर्कल, बाहर से कोई लेना देना नहीं आर्क का। हाँ, यहाँ भी ये भी हो सकता है आर्क, ये पी क्यू इज आल्सो एन आर्क, पर पी क्यू की बात मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ये क्लियर है ना? पहले तो ये बताइए, अब ये जो आर्क ए बी है, राइट, एक एंगल ये थीटा बना रही है, तो एक आर्क है बेटा जी हमारे पास ए बी, यहाँ एक और आर्क है जिसको हम कहेंगे बी ए, राइट। दैट मीन्स द सर्कल, दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, आप देखो ध्यान से जो देख रहे हैं,
this is A, this is B. This AB is known as minor arc. कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे देखेंगे। ये माइनर आर्क के सेंटर में कोई ना कोई एंगल बनाया ना, वो क्या हो गया, डिग्री मेजर। तो ए बी का मतलब है कि मैं छोटी लेंथ की बात कर रहा हूं, और अगर मैं बी ए बोलता हूं, बी ए इस तरीके से, मैंने बी ए का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, अब मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, दिस इज नोन एज व्हाट, मेजर आर्क। और मेजर आर्क सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये कितना होगा, 360 डिग्री minus theta. Got it? So what I want to say, this, the measure of this has to be equal with what, 360 degree minus theta, right or not? That means the measure of BA, ध्यान से देखिएगा प्लीज, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ AB। भाई थीटा क्या है, थीटा इज व्हाट, मेजर ऑफ AB। ये थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करेगा। मैं इस टॉपिक में लगभग आपको 25 से 30 थ्योरम कराने वाला हूं, 25 to 30 थ्योरम्स, राइट। और 7-8 थ्योरम से ऊपर थ्योरम ही नहीं है एनसीईआरटी में, बाकी कितनी एक्स्ट्रा थ्योरम हमें करनी है। अरे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए नहीं बैठे, आपको बहुत दिक्कत आएगी फ्यूचर में अगर आपने नहीं किया तो उन सभी थ्योरम्स को हमने करना है उनके प्रूफ के साथ। तो प्रूफ के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड दैट थीटा कैन बी रिप्लेस एज मेजर ऑफ एबी। तो मेजर ऑफ एबी लिख सकते हैं उसे, राइट। हाँ 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 बेटे बोलो। भाई तुम क्या आर्क सेंटर पे कोई एंगल नहीं बना सकता। हाँ तो बिल्कुल ही कर्व नहीं, यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, क्या एंगल नहीं बन गया ये। हाँ बिल्कुल, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सेंटर से तो एक एंगल बनेगा। उस एंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये एंगल, दिस इज द हार्ट ऑफ एंटायर टॉपिक, राइट। तो अभी मैंने आपको मेजर और माइनर का मतलब समझाया, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए, द नेक्स्ट वन इज, द 15th इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट भी थोड़ा लेट लेते हैं, सेमी सर्कल लेते हैं पहले। आई होप के सेमी सर्कल तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड which divides the circle into two equal parts, so both the parts are basically the semicircles of the same circle, right। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आई होप क्लियर है। the next is major arc, major and minor arc। पर वही दोबारा, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा इस समय चैप्टर से रिलेटेड। आप देखें यहाँ जो ए बी मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस ए बी की लेंथ एज कंपेयर टू बी ए की लेंथ से ज्यादा है या कम है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, माइनर। The rest portion, minor arc is represented by AB here as this, and major should be represented as BA, right? And when these both arcs make certain angle with respect to the center, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। हाँ बेटा जी, कर देना आप जरा खड़े होकर एक बार। तो ये जो एंगल
थीटा है, राइट। तो दिस इज एम ए बी, डिग्री मेजर ऑफ द माइनर आर्क। क्या कहेंगे हम इसे? डिग्री मेजर ऑफ माइनर आर्क। और अगर मैं इसे यूं कहता हूं तो इट हैज टू बी 360 डिग्री minus theta, that means 360 degree minus measure of AB, right? क्या ये क्लियर है? 17 सॉरी। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एरिया लेस पे सर्कल किया था हमने, राइट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमने जो 10th में खत्म किया है वो किससे रिलेटेड था? सेक्टर से और सेगमेंट से, नहीं? तो आई होप कि आपको सबको पता ही होगा ये क्या है। क्या होता है बताना जरा सेगमेंट। हु विल टेल व्हाट इज सेगमेंट? मैंने सर्कल बना दिया, बताओ। नॉट अ प्रॉपर वे टू डिफाइन। ये मैंने क्या, ये क्या ड्रॉ किया मैंने? स्ट्रेट लाइन का क्या नाम क्या है इसका? कॉर्ड। दिस इज कॉर्ड। और ये ए बी आर्क भी है या नहीं? द रीजन ऑफ द सर्कल, द रीजन ऑफ द सर्कल bonded by the chord and the arc of the circle, right? This one। कल जो यहाँ मैरिज थी वो मेरे स्टूडेंट की मैरिज थी, सामने ही। टीटीयू से उसने इंजीनियरिंग की है, तो मैंने 4 साल पढ़ाया उसे। सिस्टर ने भी डीटीयू से किया है, उसे भी 4 साल पढ़ाया। बोथ बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी एंड बोथ गॉट सेलेक्टेड, राइट। और एक गूगल में है, एक इन्फोसिस में। एंड इज एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर दूंगा, अपने घर से रिलेटेड ही जल्दी देने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 99.99% फिक्स हो गई है वो। तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो मैं उसकी मैरिज में ही गया हुआ था, उसी की मैरिज थी, यहीं बिल्कुल सामने ही। बहुत जबरदस्त बैंड बाजा बज रहा था, क्लास क्या हो पाती है ऐसे। तो डायनामिक स्टूडेंट। गूगल में अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख का पैकेज है, 1.25 से 1.5 लाख के बीच में। एंड सेम विद हिज वाइफ एज वेल, बिलोंग्स टू द सेम कंपनी। तो ये है कैरियर, राइट। बहुत जल्द वो यूएस भी जाने वाला है। बेटा एक बात ही कहूँगा, एजुकेशन इज द इजीएस्ट वे टू अर्न लाइक एनीथिंग। अभी वक्त होगा ना, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बस एक ही चीज करनी है आपने, यूनिवर्सिटी अच्छी पकड़नी है। अगर आपका एम है कि मैं पैसा कमाऊं, बहुत मोटा पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि मैं हवाई जहाज में भी जाऊं ना तो इकोनॉमी क्लास के अंदर ना जाऊं, शाहरुख खान के साथ मेरी सीट होनी चाहिए, राइट। 100% पॉसिबल है, 100%। abundance of money is waiting for you. The only thing which you need to do is to grab a university which has value in this world। और फिर देखो तमाशा, 4-5 साल के बाद तुम वहां होंगे, और जो इस टाइम का को ढंग से नहीं बनाएगा ना, वो स्ट्रगल करेगा, बहुत स्ट्रगल करेगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन एट इट्स पीक भी है। लेकिन जिसने ढंग से काम किया हुआ है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है उसके लिए। तो अगर आपका एम हो तो भाई कुछ तगड़े लेवल पे करना है, अच्छा कमाना है, और अपने बलबूते पे करना है, अपनी पहचान अपने बलबूते पे बनानी है, तो ये 4-6 साल है ना, अपना पूरा समर्पण अपनी स्टडीज को दे दो, राइट। नहीं तो पूरी बातें होती हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उसके बाद 4-5 साल के बाद सारे दोस्त सारे फेसबुक ये सब है ना,
कहीं नहीं मिट्टी खराब कर देते आदमी की, किसी लायक नहीं छोड़ते उसको। ये बिल्कुल कड़वी बात कह रहा हूँ लेकिन सच्ची बात कह रहा हूँ। इसलिए अपना जीवन बनाओ। अगर अपने बलबूते पे अच्छी अर्निंग करनी है, अर्निंग का मतलब मैं कहता हूँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर भी अर्निंग नहीं हो सकती, वो आज आप अपने अकेले के बलबूते पे कर सकते हो, राइट। और वो भी लेजिटिमेट इनकम, ऑनेस्ट इनकम, वाइट की इनकम। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। एक बार मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज का लूंगा जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना, आम यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, चाहे वो इंडिया से हो या इंडिया से बाहर हो, दोनों लेवल पर तुम्हारा कैरियर है। तो दिस इज नोन एज सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। थोड़ा और खुलासा करता हूं सेगमेंट का। सेगमेंट इज द रीजन बॉन्डेड बाय द कॉर्ड एंड माइनर आर्क। माइनर, तो इस वाले सेगमेंट को जो माइनर आर्क से बनता है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जो मेजर आर्क मतलब बीए की बात कर रहा हूं ना, बॉर्डर तो वही है, बॉर्डर लाइन तो वही रहेगी, इंडिया पाकिस्तान है, बॉर्डर तो ये भी रहेगा, राइट। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। और इन दोनों सेगमेंट्स को एक साथ अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एंड अल्टरनेट सेगमेंट इज ए वेरी प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट जो पूरे सर्कल के दौरान चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट सेगमेंट? द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट। हर सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड है अपार्ट फ्रॉम डायमीटर, डायमीटर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, डायमीटर वाले कॉर्ड को छोड़कर बाकी का जो कॉर्ड है वो सर्कल को बाय डिफॉल्ट इसमें कन्वर्ट कर सकता है, मेजर और माइनर के अंदर। और दोनों को एक साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, बोलेंगे, तो उसका नाम क्या होगा बेटा जी? अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। गॉट इट? हाँ, इंटीरियर और उसको इंटीरियर को फिर भी हमने एक अलग अलग पोर्शन में कह दिया, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट। राइट, द 19th वन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सर्कल, ये क्या है? आर्क, राइट। इस आर्क ने सेंटर से को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हिस्सा सामने आया, दिस वन is region of the circle bounded by the arc and the pair of radii. Pair of radii is known as what? Sector of the circle. Very good. इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स सुन लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th में एक टॉपिक है जो इन दो ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक सेक्टर से, एक सेगमेंट से, राइट। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर और सेगमेंट में जमीन आसमान का अंतर है, समझ में आ गया नहीं? सेगमेंट बनता है कॉर्ड से और माइनर और मेजर से, लेकिन सेक्टर किससे बनता है? आर्क से और पेयर ऑफ रेडियाई से। दिस इज बेसिकली नोन एज सेक्टर। नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन ना प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है। हमको वही डेफिनेशन फॉलो करनी है जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एप्लीकेबल है बेटा। सेक्टर इज नथिंग बट, वो हम समझने की निगाह से कह सकते हैं, राइट, लेकिन इट इज बेसिकली द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द माइनर आर्क एंड पेयर ऑफ रेडियाई। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल को जब हम 1/4 हिस्से में डिवाइड कर दें, ये देखो, ये मैंने सेंटर से एक लाइन ले ली, मैंने ये सेंटर पे ही है,
हमने इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू क्या किया, सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4. So this is known as quadrant. And hence we divided the circle into 4 equal parts known as quadrants. And quadrant is nothing but is always be 1/4 of the circle. एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, right, is basically known as what? Quadrant of a circle. Agreed? आगे चलूं. Now we're left with last two terms. 21st, congruent circles. दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? अब बात होती है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है. क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का? आपकी फोटो है, राइट, और आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाई, तो आप एक खिंचवाते हो, वो बोलता नहीं 8 खिंचवा लो एक साथ, तो आप 7-8 खिंचवाते हो फोटो एक साथ. तो वो जो फोटो है, दो फोटो आपने उठा ली उसमें से, तो उन दोनों फोटो का फीचर क्या है? दोनों फोटो आप ही की है, शेप सेम और साइज भी सेम है, यानी राइट, बट अंडरस्टूड है, फिर एरिया तो सेम होगा. वही एरिया में हम देखेंगे भी. अब एरिया टॉपिक में कराऊंगा, वो हमारे सिलेबस में लाइव कराऊंगा बेटा. एरिया बायोप्सी भी हम लाइव लेंगे, ठीक है दारुशी? उसको मैं वीडियो नहीं दूंगा, मैं लाइव ही दूंगा उसको. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इसको बेटर है, हमारा सिलेबस तो खत्म हो चुका है साइंस का, तो हम एक्स्ट्रा डिटेल में इसको कवर करेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बेसिकली का मतलब है कि दो आइडेंटिकल सर्कल, एकदम एक जैसे सर्कल, यानी एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये पता नहीं लग सकता कि ये दो हैं या एक है, ऊपर से दिखेगा एक ही सर्कल है. गॉट इट? तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, थोड़ा बताओ, सोच के बताओ. एक्सीलेंट आंसर. रेडियस क्या होगा? सेम होगा, और उनका सेंटर भी सेम कोइंसाइड होना चाहिए, राइट. तो दो सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. मान लिया एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ओ डैश कह दिया मैंने. ये दोनों से कॉन्ग्रुएंट है ना, जो सिंबल होता है इक्वल. इक्वल रिप्रेजेंट करता है साइज को, और ये जो रिप्रेजेंट करता है शेप को. दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो टू सर्कल्स आर आइडेंटिकल, कॉन्ग्रुएंट मतलब आइडेंटिकल, व्हेन देयर सेंटर्स कोइंसाइड्स, टचेस विद वन अनदर, एंड द रेडियस हैज टू बी द सेम. रेडियस आपस में इक्वल होना चाहिए. ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहेंगे, राइट. तो ये अपने आप में एक थ्योरम बन गई, पहली थ्योरम, राइट. बहुत सारी अनगिनत थ्योरम हम करेंगे. लिखो फर्स्ट थ्योरम. टू सर्कल्स, अब आपको ना इसका वो मिल जाएगा, डीपीपी मिलेगा आपको इसकी क्लास के बाद. Two circles are said to be congruent if and only if. Two circles are said to be congruent if and only if they have the equal radii. They have equal radii. मैं आज कहना ध्यान नहीं रहा आपको. आगे से ना जो भी क्लास होगी, उस क्लास से पहले आप उसके डीपीपी को ना डाउनलोड कर लेना. आपके पास होना चाहिए मोबाइल के अंदर. अब ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली ना सबने? तो 9th वाली नहीं की होगी शायद, 9th का लिंक मैंने भेजा नहीं था. तो 9th का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको भी तुरंत ज्वाइन कर लेना. मैं आपका नाम ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ये देखना था कितने 10th के स्टूडेंट्स आज अटेंड करेंगे प्रैक्टिकली. उन्हीं को ही मैं जो है 9th के बैच के अंदर कन्फिगर करूंगा, राइट. तो ये आपको डीपीपी वहां मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और इसकी क्लास नोट्स भी इस पे मिल जाएंगे, ठीक है. तो आई होप के बात समझ आ गई आपको. और लास्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो मालूम ही है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को टच करे, जो सर्कल के अंदर बने, राइट, whose four vertices actually touches the circle, राइट. जैसे बेटा जी ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बना दिया. अब इसके अंदर अगर मैं
ये एक लाइन लेकर, यहाँ एक ये लाइन लेकर और इसे यूं लेकर और ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये ए बी सी डी बेसिकली नोन एज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये पूरा सर्कल का जो टॉपिक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लास्ट पार्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और यही पोर्शन से डिलीटेड है 9th में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को करना है, राइट। और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट टू सर्कल में हम इसे यूज करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। तो आज हमने अभी तक सर्कल से रिलेटेड सभी टर्म्स को समझ लिया। आपने करना क्या, घर जाते ही 10-15 मिनट का आप गैप लेंगे, उसके बाद क्लास नोट्स उठाकर सारे ये जो डेफिनेशन है ना, जो मैंने आज टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, एक बार अपने मन में उन सभी को रिवाइज कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो फिर आप भूलोगे नहीं उसे, राइट। पक्का याद रहेगा। इट हार्डली टेक्स अराउंड 4 to 5 मिनट्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो कवर हुआ। अब हम डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर जा रहे हैं। लगभग 7, 8, 10 थ्योरम में आपको एक साथ कराने जा रहा हूं, राइट। द वेरी फर्स्ट वन लिखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, थ्योरम 1। equal chords of a circle subtend equal angles. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angle at the center. ये जो आपको आज डीपीपी मिलेगा उसका ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये, राइट। और इसके अंदर मैंने आपको बोला कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस बात को प्रूव करना है, प्रूव इट। देखो प्रूव इट। देखिए ये सर्कल है, मान लिया इस सर्कल के अंदर, पहले मैं डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ, सॉरी स्टेटमेंट का मतलब समझा रहा हूँ। मान लिया ये एक कॉर्ड है, एक और कॉर्ड है, इजंट इट, दोनों कॉर्ड्स ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये भी इवन क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल अगर हैं तो सेंटर पर वो सेम एंगल बनाएंगे। सेंटर के ऊपर ए बी की बात करूं सेंटर के साथ, तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ इसे ज्वाइन किया, यहाँ इसे ज्वाइन किया और यहाँ इसे ज्वाइन किया। तो हमने क्या देखा कि ये जो कॉर्ड है ए बी, इसने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाया, राइट। तो सी डी भी सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान लिया ये ए ओ बी अराउंड 45 डिग्री है, तो सीओडी भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो स्टेटमेंट सेज व्हाट, ये याद रखना है, सेम इंप्लीमेंट भी करेंगे कई क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर एक सर्कल के अंदर कोई 2 कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तो पक्की बात है कि वो सेंटर के ऊपर एक ही एंगल बनाएंगे, एक जैसा एंगल बनाएंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इस बात को हमें जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, राइट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस आधार पर होते हैं, किसे क्लियर नहीं है, प्लीज टेल मी। 9th क्लास के अंदर आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं, राइट। हाँ, बट जरूरी थोड़ा है कि ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। हो सकता है मैं ए बी यूं बना देता, ए बी मैं इस तरीके से बना देता, सी डी इस तरीके से बना देता, राइट। यहां लग रहा है कि दिस सीम्स टू बी द स्ट्रेट लाइन, बट इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो मैं अभी आपको एक और फिगर बना के एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को।
तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो क्लियर है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो क्लियर है ना कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सॉरी, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं कि शेप और साइज सेम हो, आइडेंटिकल, राइट। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, ठीक है, एक आप खुद हो और एक आपकी वर्चुअलिटी है। अब एक ट्राइंगल, अभी मुझसे पूछा है कि भाई कैसे होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये एक दूसरा ट्राइंगल है, कुछ ऐसी ना 4-5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। प्लीज सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के। इसका मतलब ये है आइडेंटिकल है, दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है। पर कैसे, हाउ कैन आई से सो? तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैं यूज कर रहा हूं, पहली कंडीशन ध्यान से देखो, उस जो मैं बता रहा हूं वो इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। जब ये मान लिया ए बी की साइड डी के बराबर है, ईसी ईएफ के बराबर है और एसी डीएफ के बराबर है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग होता है एक जैसी, लेफ्ट वाली लेफ्ट के साथ, बेस बेस के साथ और राइट राइट के साथ। कपिल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर दो ट्राइंगल्स के, ये इनसे मेरी बात हुई थी, ये 10th क्लास के लिए कल थे, उनको आना तो चाहिए था, आदित्य भी नहीं आया आज। बैठ फटाफट, तुझे भेजा क्यों नहीं फिर से भाई? व्हाई डिड यू मिस द क्लास बेटा? क्या बात कर रहे हो, मैं मैसेज लिख लिख के थक गया। चलो ठीक है, उसको देख ले फिर, अभी इसकी क्लास को बाद में देख लियो। हैं? हो चुकी है ना फिर, चलो ठीक है। आना चाहिए था तुझे आज क्लास के अंदर, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं दोनों, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल का मतलब क्या हुआ? अगर ए बी बराबर है डीई के, ईसी इक्वल है ईएफ के और एसी इक्वल है डीएफ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पूरा सर्कल कॉन्ग्रुएंसी है, नथिंग एल्स। पूरा टेंजेंट टू सर्कल के अंदर भी हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करने वाले हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती तो क्लास में बैठना इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। तो यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में अगर इक्वल है, तो उसको हम ट्रिपल एस कहते हैं। ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल के अंदर क्या होती है? तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं। अगर इसके अंदर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो उस केस के अंदर ट्राइंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस कंडीशन के आधार पर, किस क्राइटेरिया में? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी से ना एक आउटकम आता है, एक रिजल्ट सामने आता है, और रिजल्ट ये है कि सारी साइड्स बराबर हैं, तो सारी एंगल्स भी आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके होगा? 4 के। 5 किसके इक्वल होगा? 6 के। हाँ बेटे, वो इसलिए नहीं है बेटा कि जरूरी ना साइड को भी तो हमें कंसीडर करके चलना है। एंगल्स तो सिमिलैरिटी के अंदर भी होते हैं। ट्रिपल एक जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स में कंसीडर होती है, कॉन्ग्रुएंसी के केस के अंदर नहीं। दो ट्राइंगल्स की अगर साइजेस अलग अलग हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी इज पॉसिबल बट कॉन्ग्रुएंसी मे नॉट बी पॉसिबल। कॉन्ग्रुएंसी में हम फंडामेंटल रीजन लेते हैं जिसे पक्के तौर पे हम कह सकें। तो यहां पर ये इसका रिजल्ट आ गया। जैसे ही हम दो ट्राइंगल्स को इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, तो उसके बाद जो हम उसके आउटकम को लिखते हैं, उसके रिजल्ट को लिखते हैं, दैट इज नोन एज सीपीसीटी। उसको हम क्या कहते हैं? सीपीसीटी। सी स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वर्टिकल एंगल के बराबर, लेफ्ट एंगल के, राइट एंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रिपल एस। क्या ये बात क्लियर होगी? तो आप जरा ध्यान से देखें कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन था कि ए बी एंड सी डी ये इक्वल हैं, और हमें अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो पक्की बात है सेंटर पे वो सेम एंगल बनाएंगे। अब इस बात को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, पहले देखो इसका ये फंडामेंटल थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है, 9th क्लास का सब्जेक्टिव पेपर है, ये पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये इसकी वेटेज 4 मार्क्स होगी। गिवन कैसे लिखेंगे आप, पहले हमेशा फिगर बनाना, ज्योमेट्री में हमेशा पहले फिगर बनानी है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारा आंसर लिख देते हैं, फिगर नहीं बनाते, और कई स्कूलों के अंदर भी कंसीडर किया जाता है लेकिन बोर्ड में नहीं किया जाता। अगर आपने फिगर नहीं बनाई और आपने सारा आंसर लिख दिया, वो सारा सही भी, गेट 0, बिकॉज ज्योमेट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ फिगर। ज्योमेट्री का तो क्या फिगर है, फिगर ही नहीं है, आप किस आधार पे आंसर दे रहे हो फिर? तो पहला काम क्या होगा, हम फिगर बनाएंगे, राइट। और थ्योरम है या किसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में यहाँ कैसे लिखना होगा इसका, गिवन ए सर्कल सी ओ कॉमा आर, ऐसे लिखेंगे। पक्की बात है, मैं ऐसे सर्कल की बात कर रहा हूं जिसका सेंटर क्या है ओ और रेडियस क्या है आर, राइट। इन विच क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी, ये भी लिख सकते हैं। टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल एओबी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सीओडी, या मैं इसे यूं कह सकता हूं ना, एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। ये प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। दारुषी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल सीओडी। नो नो, हाँ नहीं, एक्सीलेंट आंसर, साइड साइड साइड। अरे एंगल तो प्रूव करना है, एंगल तो हम ले ही नहीं सकते। प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, जो चीज प्रूव करनी है उसे हम आधार बनाकर नहीं ले सकते। गिवन क्या है, हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अगर 1 इक्वल टू 2 मुझे प्रूव करना है तो एओबी और सीओडी को सेम कर दूंगा या नहीं, आइडेंटिकल कर दूंगा। तो एओबी का वर्टिकल एंगल 1 है, अरे वर्टिकल एंगल जो ऊपर है, और सीओडी का वर्टिकल एंगल 2 है। 1 और 2 को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे कृषांक क्या करना चाहिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना चाहिए, सेम कर देना चाहिए। अगर सेम हो गया तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 1 इक्वल टू 2 आ गया, राइट। तो कैसे करूंगा, मैं एक कंडीशन जानता हूं कि भाई ओ ए और सी ओ ये इक्वल है या नहीं। इस ट्राइंगल की साइड ए ओ, इस ट्राइंगल की साइड ओ सी के बराबर है, क्यों बराबर है, क्यों, अरे वाई आर दे इक्वल, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो मैं कह सकता हूं ना, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, राइट। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग, जो मैंने लिखा है उसका रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आप क्या लिखेंगे इसके साथ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई, रेडियाई द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट। और क्या ओबी और ओडी भी बराबर है या नहीं, ओबी इक्वल टू ओडी, सेम आंसर, रीजन सेम, डू। और ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है, गिवन है या नहीं, ए बी इक्वल टू सी डी इज गिवन टू अस। तो मैंने क्या किया, कौन सी कंडीशन यूज किया कृषांग, कौन सी कंडीशन से मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक्सीलेंट। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब मेरे को हक बनता है ये कहने का कि 1 किसके बराबर होगा, 2 के, क्यों, सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle, got it? So this makes the answer of this question, very first important theorem। अब से 9th वाले सुन लो, बड़ा कहना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी थ्योरम इज इक्वली लाइकली इन टर्म्स ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स। सेकंड थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ दिस, जो नेक्स्ट थ्योरम है ये सब आपको डीपीपी में मिल जाएगा, राइट। वो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब क्या है, इसका उल्टा है। अब यहाँ यूं कह रहा है ये कि अगर कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट इज व्हाट द स्टेटमेंट, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, अब यहाँ इक्वल वर्ड यूज नहीं किया है,
अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, कोई भी दो कॉर्ड है, और वो अगर सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएंगे तो पक्की बात है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो अभी हमने इसमें क्या किया, इसमें इक्वल कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं, ये प्रूव किया था। कॉर्ड्स इक्वल थे, सेंटर पे एंगल सेम बनाते हैं, ये प्रूव करना था। अब उल्टा है, अब क्या है कि कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल सेम बनाते हैं, गिवन है, प्रूव क्या करना है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, सेम फिगर, राइट, फिगर हम यही लेंगे, मैं यही लिख दूं, उसका फटाफट आंसर है। तो गिवन भाई एक सर्कल लिया, राइट, जिसके अंदर ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड हैं, राइट। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसके अंदर, कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, और एक चीज और गिवन है यहाँ पर, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, गिवन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, राइट। तो अब ए बी इक्वल टू सी डी को प्रूव करने के लिए वन इक्वल टू टू गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हम दोबारा क्या करेंगे, तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन है, एक्सीलेंट, साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड क्या होती है वो मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ ध्यान से देखो, जिसको एस से एस नहीं क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो ट्राइंगल्स की एक कंडीशन तो हमने देख ली, कि ट्रिपल एस इज वन ऑफ द कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन है एस ए एस कहते हैं जिसे, एस ए एस का मतलब है जैसे इस ट्राइंगल को देखो आप, ट्राइंगल यही है ए बी एंड ए बी सी एंड डी एफ। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, यहां पर कृषांक ध्यान से देख, ए बी बराबर डीई गिवन है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ये भी गिवन है, और ए सी इक्वल टू डी एफ ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है। मान लिया ए बी 2 सेंटीमीटर है, डी भी 2 सेंटीमीटर है, एंगल वन एंड टू दोनों 30-30 डिग्री के हैं, तो गिवन है। और ए सी इक्वल टू डी एफ, मान लिया ये 5-5 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। किसी किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड और उन दोनों साइड्स के बीच के कारण जो एंगल बन रहा है, उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल, दैट इज नोन एज व्हाट, इंक्लूडेड एंगल। अगर ऐसा किन्हीं दो ट्राइंगल में मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वो ए बी डीई के बराबर हो, ए सी डी एफ के बराबर हो, वन इक्वल टू हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी बराबर हो डीई के, राइट, बी सी बराबर हो ई एफ के, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अगर ऐसा भी गिवन है, या बी सी बराबर है ई एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के, और 5 इक्वल टू 6, यानी कि दो साइड, दोनों ट्राइंगल की कोई दो साइड और दोनों साइडों के थ्रू बनने वाला एंगल अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस आधार पर होंगे, एस से एस, ए बीच में लिखा है ना, दो साइड के बीच में, यानी कि एंगल ऑलवेज सिचुएटेड बिटवीन टू साइड्स। तो ऐसे केस के अंदर क्या बेटा, दोबारा बोलो, बिल्कुल बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, इंक्लूडेड साइड्स के साथ होना जरूरी है। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पर, फिर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी एफ, क्लियर। और अगर ऐसा है तो सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, सभी एंगल्स इक्वल होंगे सीपीसीटी से, क्लियर। तो जहां यहाँ ये जो नेक्स्ट थ्योरम थी, जिसमें हमें ये कहा गया था कि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बनाते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, तो देखो यहाँ की वन है ना, वन इक्वल टू टू, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इंक्लूडेड एंगल, और ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंड कौन सा साइड, एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होते ही मेरा हक बन गया ये कहने का कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है, एंड हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। तो ये जो दो आउटकम हमें आए हैं सामने, जो हम कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में यूज करेंगे, एक बात याद रखना, 10th के स्टूडेंट्स को कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उनको करना क्या है कि घर जाकर 9th में जो मैंने डिस्कस किया क्लास नोट्स निकाल देना, एक बार सारी निगाह से गुजार लेना सारे,
क्योंकि तुम्हें तो एग्जाम में आएगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, इतना तो आप समय दे सकते हो, इतना देख लो आप। और आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे, एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे, या कोई दो कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बना रहे हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। क्या ये बात क्लियर होगी? राइट। ए बी इक्वल टू, हाउ कैन ए बी इक्वल टू ओ सी? कॉर्ड है बेटा वो, क्या कह रहे हो आप? ए बी सी ओ सी के कैसे इक्वल हो जाएगा? आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो ए बी कैन बी इक्वल टू ओ सी, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। every chord cannot be equal to the radius। हाँ, अगर मैं यूं कहता हूं कि ए बी की लेंथ ओ सी के इक्वल है और ए बी की लेंथ यानी कि ओ ए के भी इक्वल है, ए बी की लेंथ ओ बी के भी इक्वल है, तो ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल हो गया? तो अगर कॉर्ड किसी भी सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड रेडियस के इक्वल है तो पक्की बात है कि वो ट्राइंगल क्रिएट कर देगा, जिसका नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट। तो आपकी इस बात से मैंने एक नया आउटकम दे दिया आपको। क्लियर है यहाँ? तो आज के लिए इतना ही काफी है, जस्ट रिवाइज द सेम, इट्स मोर देन एनफ। ये टर्म्स को आप रिवाइज कर लेना, खासकर 9th के स्टूडेंट्स को तो नोट्स बनाने चाहिए इसके। 10th को कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेना, सारी क्लासेस में आपको अटेंड भी नहीं कराऊंगा सर्कल की, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको अटेंड करवाऊंगा, और जहां नहीं होगी जरूरत मना कर दूंगा, आज क्लास में आने की जरूरत नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दो, क्योंकि यह तुम्हारे कैरियर के लिए फायदा रहेगा। मैं समझ सकता हूँ 3-4 घंटे बैठना एक टीडियस काम है, लेकिन जब 11th में आओगे, तो हम जब अपनी एंट्रेंस की क्लास अभी कंडक्ट करते थे तो स्टूडेंट 7-7 घंटे की क्लास एक साथ अटेंड करते थे। मुकुल ने करी है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर शाम के 6-6 बजे तक क्लास होती है, तभी काम पूरा हो सकता है। राइट। तो अभी 1 साल के बाद तुम जो है नदी से सागर में एंटर कर जाओगे। 8th क्लास तक तो स्विमिंग पूल में थे नॉलेज की, स्विमिंग पूल में अच्छी स्विमिंग कर लिया, आगे पटक दिया सीबीएसई बोर्ड ने तुम्हें नदी में, यहाँ तैरो। तुमने कहा मैं तो नदी में बहुत अच्छा तैरना आ गया, उन्होंने फिर तुम्हें उठाया ढा के तुम्हें सागर में फेंक दिया। राइट। और जिसने वो भी सीख लिया तैरना वो बन गया। राइट। दैट इज व्हाट द स्टडीज इज ऑल अबाउट। एक ही चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट होना चाहिए, खुशी बनी रहनी चाहिए काम करते समय। अगर यहाँ बैठे हो, जबरदस्ती बैठे हो, बेमन बैठे हो, भाई पक्का लिख के दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, एनर्जी वेस्ट होगी। भाई इससे बढ़िया अपने घर जाके सो लो, खेल लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हो ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए भाई हम यहाँ आए हैं, वी आर नॉट एनिमल्स के। भेड़ सारी जा रही है तो हम भी चल दिए सारे, गलत कह रहा हूँ? हम अगर यहाँ आए हैं तो हमें हमारी एनर्जी की, हमारे वक्त की कीमत का पता है। अब 3 बजे तक स्कूल से आओगे, अब फिर उसके बाद यहाँ आ जाओगे, कितनी मेहनत है जरा सोच के देखो। तो अगर मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो मैं अपने समय की और खुद की कद्र करूँ, इसलिए पूरा फोकस होकर एक पैशन के साथ मुझे चीज सीखनी है। और अगर आप पैशन होगा ना तो ये बड़ा आसान है, सारी चीजें जल्दी से खींच जाओगे अपने दिमाग में। और अगर पैशन नहीं है, बैठे हो जबरदस्ती, तो बैठे रहोगे, आउटपुट नहीं ले। तो ऐसा मत करना। ये टर्म बहुत ही सेंसिटिव टर्म है 10th क्लास के लिए, तो खासकर 9th के लिए भी अभी जब मैं कोशिश कराऊंगा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। 9th क्लास की एनसीईआरटी अभी हमने खत्म किया, कुछ भी नहीं किया उसके अंदर हमने, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें करना है। और 10th के तो सारे टॉपिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, 2.5-3 महीने कर लो। राइट। उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस बन जाएगा, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओगे। आफ्टर 15 मिनट्स आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन। 15 मिनट का गैप लेते हैं, तब स्टार्ट करें। राइट। सो कल हम मिलेंगे बेटा वर्क एनर्जी पावर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर एग्जाम्पलर की बुक है आपके पास तो रख लेना अपने हाथ में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ कपिल, होगी क्लास।